नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर। ब्रातिस्लावा में सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ हुआ भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय में दिखा जबरदस्त उत्साह। स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा। पीएम मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग पर होगी चर्चा। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वार्ता से संबंधों में नई गति। द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की हुई समीक्षा। रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का हुआ उद्घाटन। पीएम मोदी ने विश्वास, इनोवेशन और साझा विजन को बताया भारत फ्रांस रिश्तों की असली ताकत। फ्रांस के राष्ट्रपति बोले, भारत ग्लोबल इनोवेशन को दे रहा है नई दिशा। टीएमसी के बागी सांसदों का बड़ा फैसला। बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर एनडीए का समर्थन देने की कही बात। वहीं अभिषेक बनर्जी की मांग, लोकसभा स्पीकर बागी गुटों को ना दे मान्यता। और महिला टी20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से दी मात। प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा ने लिए 5 विकेट। स्मृति मंधाना ने सर्वाधिक 68 रन बनाए। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। ब्रातिस्लावा की अगर बात की जाए, यहाँ पर ब्रातिस्लावा के होटल पहुंचने पर पीएम का पारंपरिक तौर तरीके से स्वागत किया गया। उनका अभिनंदन स्लोवाक संस्कृति और परंपरा के अनुरूप हुआ। स्लोवाक संस्कृति में इस तरह का स्वागत आतिथ्य, सम्मान और सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री के शानदार अभिनंदन की कड़ी में पारंपरिक स्लोवाक लोक नृत्य प्रस्तुति भी हुई। वहीं लुच्नित्सा कला दल ने प्रधानमंत्री का स्वागत वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ किया। साथ ही एक स्लोवाक बैंड महादेव कीर्तन प्रोजेक्ट ने वैदिक मंत्रों और भक्ति संगीत की प्रस्तुति देकर उनका स्वागत किया। स्लोवाकिया में भारतीय संस्कृति, योग और आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति लोगों का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर बात की जाए तो यहाँ पर ब्रातिस्लावा आगमन के अवसर पर स्लोवाक बैंड ने वैदिक मंत्र और भक्ति संगीत की प्रस्तुति देकर उनका स्वागत किया। इस बैंड का नाम है महादेव कीर्तन प्रोजेक्ट। इस बैंड के फाउंडर मारेक जिले से बात की डीडी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर जोशी ने। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुँचे तो यहाँ पर महादेवा कीर्तन प्रोजेक्ट की ओर से उनका स्वागत किया गया। आप देख रहे हैं भगवान महादेव की यहाँ पर मूर्ति है और ये लोग जो भजन उस वक्त गा रहे थे वो भारत के भजन थे। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ स्लोवाकिया में महादेवा कीर्तन प्रोजेक्ट कैसे है। तो मारेक मेरे साथ हैं। दरअसल मारेक भारत गए थे और क्या कुछ हुआ था मैं आपको बताऊंगा। When I first time visit India, I started to love mantras and mantras give me something that any other music don't. That something bigger inside of mantras, and I needed to do it like my spiritual practice. And all of us, it's mantras became spiritual practice, and this gift of mantras I would love to spread to people here in this small area of the world called Slovakia, to bring them this power, this option of kind of meditation or all miracle about it. So that's why I needed to do it in this way for people. When you created this band or Mahadeva Kirtan project, what is the response of Slovak people for your project? It's beautiful. It's slowly become bigger and bigger. Yeah, but we also play in Czech Republic and Austria, and
And the response is very beautiful. मारेक बता रहे हैं किस तरह से जो भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है, जो भारत की सनातन संस्कृति है, उससे किस तरह से मारेक ने प्रेरणा ली। वो भारत गए और उन्होंने जो भारत के भजन हैं, कीर्तन हैं, उनको स्लोवाक म्यूज़िक के साथ मिलाया। और आप देख रहे हैं इन्होंने पूरा एक यहाँ पर टीम बनाई हुई है और ये स्लोवाक म्यूज़िक के साथ जो भारत के भजन कीर्तन हैं उनको इन्होंने मिला के यहाँ पर स्लोवाकिया के अंदर तैयार किया है। और काफ़ी अच्छा जो स्लोवाकिया के लोग हैं वो इसको पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो भारत की सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है, उसका प्रभाव कोसों दूर यहाँ स्लोवाकिया में भी दिखाई दे रहा है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा से। तो ब्रातिस्लावा पहुंचने पर हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार अभिनंदन यहां पर हुआ। प्रधानमंत्री से मिलने पर भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो काफ़ी खुश नजर आए और उन्होंने इसे एक यादगार पल बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया पहुंच चुके हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्लोवाकिया की प्रधानमंत्री की ये यात्रा है। और आपने देखा कि किस तरह से भारी समुदाय में यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। काफ़ी लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर आए और आप लोगों की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से, कैसा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लगा। इंडिया के पहले प्रधानमंत्री हैं जो स्लोवाकिया है, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा ये बात जानकर कि दोनों देशों में दोस्तियाँ बढ़ रही है। बहुत अच्छा लगा उनसे हाथ मिलाने से। तो बहुत हम्बल है, बहुत पेशेंस है, बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा लगा। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा लगा उन्हें मिल के। जय श्री राम। बहुत ज़बरदस्त, जैसे उनकी एनर्जी है, हम सबको भी एनर्जी उन्होंने हमारी अब कर दी। धन्यवाद उनका आने के लिए। स्लोवाकिया आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए किस तरह का उत्साह यहाँ पर, आप देखिए किस तरह का उत्साह है लोगों में। और अभी अभी इन सब की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, काफी उत्साहित हैं ये सब लोग। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, ब्रातिस्लावा, स्लोवाकिया से। तो हमने देखा जय श्री राम, वंदे मातरम और मोदी मोदी की गूंज जो है वो यहाँ सुनाई दी। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जून तक यूरोपीय देश स्लोवाकिया के दौरे पर हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों में काफ़ी प्रगति देखने को मिली है। आखिर क्यों है भारत और स्लोवाकिया के रिश्ते इतने खास, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक देशों के साथ भारत के संबंधों को नई ऊर्जा दी है। पीएम मोदी के प्रयासों के चलते कई देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत का सहयोग मजबूत हुआ है। इसी कड़ी में बीते कुछ वर्षों में यूरोपीय देश स्लोवाकिया के साथ भी भारत के रिश्तों में लगातार प्रगति देखने को मिली है। इस दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत के अलावा व्यापार और तकनीक समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए द्वार खुले हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा कर रहे हैं। ये 1993 में स्लोवाक गणराज्य की स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। इससे पहले अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया की यात्रा की थी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को नया बल मिला। इसके बाद फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी भी भारत आए थे। वहीं 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने में स्लोवाकिया ने भी अहम सहयोग दिया था। ऑपरेशन गंगा के तहत स्लोवाकिया के रास्ते 1100 से अधिक भारतीयों को निकाला गया। दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों का असर व्यापार में भी साफ देखने को मिल रहा है। स्लोवाक सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत स्लोवाकिया द्विपक्षीय व्यापार $1 अरब को पार करते हुए रिकॉर्ड $1.3 अरब दर्ज किया गया। वहीं 2025 में ये और बढ़कर $1.8 अरब तक पहुंच गया।
इसमें भारत ने स्लोवाकिया को 1.5 अरब डॉलर का निर्यात और स्लोवाकिया से 28.4 करोड़ डॉलर का आयात किया। व्यापार के अलावा राजनयिक स्तर पर भी स्लोवाकिया भारतीय हितों के पक्ष में खड़ा रहा है। स्लोवाकिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है। साथ ही स्लोवाकिया ने 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत के साथ एकजुटता दिखाई थी। दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ता सहयोग विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी का रूप ले रहा है। रक्षा क्षेत्र में स्लोवाकिया की हथियार बनाने वाली कंपनी ग्रैंड पावर कोयम्बटूर के पास अपनी एक सहायक कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया में है। वहीं सितंबर 2023 में भारत और स्लोवाकिया ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी के आदान प्रदान पर एक MOU पर हस्ताक्षर किए थे। जून 2017 में भारत ने स्लोवाकिया की पहली सैटेलाइट SK-Cube को भी लॉन्च किया था। साथ ही भारत और स्लोवाकिया के बीच साइबर सुरक्षा और डिजिटल समेत अन्य उभरती हुई तकनीकों में सहयोग पर भी चर्चा चल रही है। वहीं स्लोवाकिया के नित्रा शहर में टाटा मोटर्स के जगुआर लैंड रोवर का प्लांट होने के अलावा TCS और कई अन्य भारतीय कंपनियां वहां सक्रिय हैं। साथ ही स्लोवाकिया में करीब 11,000 भारतीय प्रवासी भी रहते हैं। स्लोवाकिया में योग, आयुर्वेद और भारतीय व्यंजनों की लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा स्लोवाकिया ने भारत EU मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने का खुलकर स्वागत किया है, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी के स्लोवाकिया के इस ऐतिहासिक दौरे से व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल और रेलवे मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई क्षेत्रों में परस्पर सहयोग की नई इबारत लिखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और स्लोवाकिया से पहले अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच वार्ता के बाद द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े बड़े फैसले हुए। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की नीस में मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कई बड़े निर्णय हुए। फैसला हुआ कि अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक उच्च स्तरीय वार्षिक तंत्र गठित किया जाएगा। जो ट्रेडिशनल एरियाज रहे हैं द्विपक्षीय व्यापार में, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग गुड्स के क्षेत्र में हो, चाहे टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में हो, तो उन चीज़ों पे तो बात आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन बाकी जिन विषयों की मैंने अभी चर्चा की है, जो रक्षा का क्षेत्र है या न्यूक्लियर का क्षेत्र है, स्पेस के क्षेत्र में हमने बातचीत नहीं की, लेकिन स्पेस का क्षेत्र भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। और आज भारत इनोवेट्स के चलते बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में मैं कहूँगा न सिर्फ फ्रांस की जनता को, लेकिन एक तरह से वैश्विक स्तर पे लोगों को पता चला है कि भारत में क्या क्या संभव है। पीएम और राष्ट्रपति मैक्रो की बैठक में भारत फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030 तय किया गया। दोनों देश AI गवर्नेंस पर केंद्रित साझा AI वर्किंग ग्रुप स्थापित करेंगे। मोबिलिटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भी फैसला किया गया। Prime Minister in this context invited French universities to open campuses in India under the new education policy and also welcomed President Macron's commitment to facilitating Indian students who are pursuing higher education here. बैठक में एरोनॉटिक्स और उससे जुड़े क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए NSTI कानपुर में एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, पेरिस हवाई अड्डे और नीस में UPI का विस्तार, 10 अतिरिक्त भारतीय स्टार्टअप्स के इंक्यूबेशन पर भी सहमति बनी। रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर बातचीत के दौरान मेक इन इंडिया पर जोर रहा। जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल कंटेंट हो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो और इसी तरह से जो हमारा सहयोग हो उसको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया जाए। पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति ने अहम अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत और फ्रांस के रिश्तों में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से प्रगति हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा कूटनीति से आगे बढ़कर भविष्य की साझेदारी की यात्रा है। रक्षा से लेकर डीप टेक तक, स्टार्टअप से लेकर रणनीतिक सहयोग तक, भारत और फ्रांस दोनों देश 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों के हिसाब से अपने संबंधों को आकार दे रहे हैं। फ्रांस के शहर नीस से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। और इस दौरान राष्ट्रपति मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके सफल सबसे लंबे कार्यकाल के लिए शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि ये कार्यकाल भारत को सुदृढ़ बनाने की उनकी दृढ़ता दर्शा रहा है। Dear Prime Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. This long run says a lot about your determined action or the strength of your country and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here. और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी राजनीतिक उठापटक अब दिल्ली में भी दिखने को मिल रही है। दरअसल टीएमसी के कई बागी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर लोकसभा में अलग से बैठने की मांग की। साथ ही नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय की भी बात कही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में कलह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई विधायकों ने ममता बनर्जी से बगावत कर अलग गुट बना लिया है, तो वहीं कई सांसदों ने भी अपना अलग रास्ता खोजना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे और बैठक की। वहीं बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर लोकसभा में अलग से बैठने के लिए इंतजाम और नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय की बात कही। एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर बैठने का चिट्ठी दिया और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा है। हम ये जो झूठ अपील नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। इस बीच तृणमूल के बागी गुट को मान्यता न दिए जाने की मांग करते हुए तृणमूल सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। इस पत्र को तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद और सागरिका घोष ने लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी उठापटक पर भाजपा का कहना है कि ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। टीएमसी के बागी सांसदों का काफिला जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निवास पर पहुंचा है और सांसदों की इसके पहले मुलाकात जो है केंद्रीय मंत्री और बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव से हुई और उसके बाद जो है सांसदों का काफिला यहाँ पर अंदर पहुंचा है और जो बागी सांसद है वो एक एक करके गाड़ियों में यहाँ पर अंदर गए हैं। अब कौन किसको सपोर्ट कर रहा है वो हमारा मामला नहीं, उनके मामला है। पार्लियामेंट में जैसे बैठेंगे स्पीकर के पास जाएंगे, उनको जो ठीक लगेगा बोलेंगे। तृणमूल को देखने का हमको जरूरत नहीं है, कौन आया कौन गया हमको देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगा ये तो हम लोग को भी देख पा रहा हूँ। 22 में ले, 29 में ले, 40 में ले, ये उन लोगों का विषय है, ये हमारा कोई विषय नहीं है। तृणमूल का इंटरनल बात है। इतना दिनों से जो तृणमूल जैसे तरीके से चल रहे थे, अभी हारने के बाद सबको लगा कि अभी बोलना चाहिए, अभी उससे दूर होना चाहिए, तो ये हो रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के चर्चित सिग्नेचर फॉर्जरी यानी कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी एक बार फिर पूछताछ के लिए कोलकाता के भवानी भवन पहुंचे। शुक्रवार को उनसे करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। जांच कर रही सीआईडी अब इस मामले में अलग अलग नेताओं के बयानों का मिलान कर रही है। इसी सिलसिले में तृणमूल नेता कुणाल घोष से सीआईडी दफ्तर में पूछताछ हुई। मामला विधानसभा से जुड़े एक विवादित पत्र में कथित तौर पर विधायकों के फर्जी हस्ताक्षरों के आरोपों से जुड़ा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है, जबकि उन्हें फिलहाल गिरफ्तारी से अंतरिम राहत भी मिली हुई है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर से ही एलिगेशन आया कि हमारे सिग्नेचर को फेक किया गया, तो स्वाभाविक है उसका इंक्वायरी होगा। इन दोनों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे, अब सीआईडी के सामने दोनों बैठेंगे तो सब बाहर आ जाएगा। जब सत्ता में था तृणमूल कांग्रेस का नेता अभिषेक बनर्जी और बाकी बहुत सारे नेता तृणमूल का, कभी कोयला चोरी किया है, कभी नौकरी चोरी किया है, युवाओं को बेरोजगार कर दिया नौकरी चोरी करके, फिर कभी रेशन का चाल डाल चोरी कर लिया था,
कभी ऐसे बहुत बार कुछ ना कुछ चोरी करते रह गए। तृणमूल कांग्रेस में विधानसभा में हार के बाद कई स्तरों पर टूट और फूट नजर आ रही है। विधायकों और सांसदों में काफी ज्यादा गुस्सा पार्टी नेतृत्व को लेकर है, जो उभर कर सबके सामने आ रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता और अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बेटे बैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बैद्यनाथ घोष ने पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि आरजी मामले में उनकी मां द्वारा किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट को आईपैक ने हटा दिया था। बैद्यनाथ घोष ने यह भी आरोप लगाया कि आरजी मामले में की गई उनकी एक फेसबुक पोस्ट को हटाने के लिए उन पर दबाव भी बनाया गया था। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए तो सोशल मीडिया गतिविधियों और संबंधित कॉल रिकॉर्ड्स के जरिए तथ्यों की पुष्टि की जा सकती है। मेरी मां ने ट्वीट की थी प्रोटेस्ट करके, आईपैक ने वो ट्वीट हटा दी। ठीक है, आप ट्विटर, ये तो ट्विटर में आपको मिल जाएगा, अगर एक फोरेंसिक ऑडिट होती है तो ट्विटर में मिल जाएगा। मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट दिया कि द प्रिंसिपल शुड रिजाइन, द एमएसवी शुड बी सैक्ड। फिर एसपी दास ने माँ को फ़ोन किया, कहा कि बोलो उसको हटाने को, तो मेरे माँ का तो फ़ोन है, आप कॉल रिकॉर्ड चेक कीजिए कि कुछ लोग भ्रष्टाचार करेंगे, क्राइम करेंगे, और पुलिस जिसका काम है भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना, वो भ्रष्टाचारी और क्रिमिनल को अरेस्ट ना करके जो विक्टिम है उनको डराती थी। किस तरह की सरकार चल रही थी। मेरे माँ ने प्रोटेस्ट किया, मैंने इंटरनली माँ ने कई लोगों से बात की, और मैंने तो पब्लिकली प्रोटेस्ट किया, मैं दिखा सकता हूँ। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में श्रद्धालु से भरी एक पिकअप वैन के अनियंत्रित होकर कुएं में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यह हादसा सोलापुर जिले के मलशीरस तालुका के तंदुलवाड़ी गांव के पास महसवड़ पंढरपुर रोड पर हुआ। सभी यात्री पंढरपुर तालुका के रंजनी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। पिकअप वैन में सवार सभी श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में दर्शन कर अपने गाँव लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। और महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में सड़क हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स हैंडल पर लिखा कि महाराष्ट्र के सोलापुर ग्रामीण इलाके में एक दुखद हादसे में हुई मौतों से मुझे गहरा दुख हुआ है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और बात क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप की। महिला T20 विश्व कप 2026 के अपने पहले मुकाबले में भारत ने शानदार जीत दर्ज की और इसके साथ ही पाकिस्तान को 64 रनों से हराकर टीम इंडिया ने जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है। रविवार को खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाए थे। स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में सर्वाधिक 68 रनों की पारी खेली। हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने अंत में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 17 गेंदों में 34 रन बनाए और स्कोर को 170 तक पहुंचाया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 17 ओवर में सिर्फ 106 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट झटके और वह महिला T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज भी बन गई। और खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। फीफा विश्व कप के टिकटों को लेकर मारामारी का दौर देखने को मिल रहा है। या तो टिकट मिल नहीं रहा और अगर मिल रहा है तो वो भी काफ़ी महंगा। ऐसे में न्यूयॉर्क शहर का दमाक होटल आपके लिए एक बड़ा ऑफर लेकर आया है। क्या है उनका ये ऑफर और किस तरह से ये आपके फुटबॉल की दीवानगी को चरम तक पहुंचा सकता है, आप देखिए ये खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
फुटबॉल विश्व कप 2026 में जहां एक ओर 48 टीमों के बीच रोमांचक जंग का चेहरा सामने है, वहीं दूसरी ओर विश्व कप के माध्यम से अपनी आय को बढ़ाने का बेहतरीन तरीका भी लगातार सामने आ रहा है। ऐसा ही किस्सा न्यूयॉर्क शहर का द मार्क होटल का है। द मार्क होटल अपने मेहमानों को द मार्क वर्ल्ड कप एक्स्ट्रावेगेंजा के साथ फीफा विश्व कप 2026 का शानदार अनुभव कराने के लिए आमंत्रित कर रहा है। 4 रातों के इस पैकेज की कीमत $1 मिलियन की है। ये पैकेज 19 जुलाई को होने वाले अंतिम मैच के आसपास निर्धारित किया गया है और इसमें कई तरह की सेवाएं शामिल हैं, जिसमें मालिश, कंसीएज सेवा, साथ ही निजी कर्मचारियों के लिए 2 अतिरिक्त अतिथि कमरे और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजरते हुए हडसन नदी पर एक निजी नौका विहार भी शामिल है। इस होटल में 106 अतिथि कक्ष हैं और 47 स्वीट हैं, जिनमें उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा होटल पेंट हाउस स्वीट भी शामिल है। इसका इंटीरियर जैक्स ग्रेन्स द्वारा डिजाइन किया गया है और इसमें मैटिया बोनेटी, गाइडे रूजमॉन्ट और कॉल लेगरफील्ड जैसे प्रतिष्ठित कलाकारों और डिजाइनरों का योगदान है। मार्क होटल न्यूयॉर्क शहर का एकमात्र होटल है और संयुक्त राज्य अमेरिका के केवल 2 होटलों में से एक है, जिसे द वर्ल्ड्स 50 बेस्ट होटल्स 2025 में शामिल किया गया है। मेहमानों के लिए 24 घंटे का फिटनेस सेंटर, फ्रेडरिक फेकाई सैलून और विशेष रूप से डिजाइन की गई मार्क साइकिलिंग उपलब्ध है। होटल के अनुसार वर्ल्ड कप 2026 एक्स्ट्रावेगेंजा पैकेज के तहत स्टेडियम तक पहुंचने के लिए सबसे बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी तक हेलीकॉप्टर की सवारी भी शामिल है। होटल भले ही इतनी सारी सुविधाएं दे रहा हो, लेकिन फुटबॉल फैंस इन बातों पर एक मत नहीं है। जाहिर तौर पर अगर मेरे पास मौका होगा और मुझे आर्थिक तौर पर लगेगा तो मैं जरूर इस बारे में सोचूंगा। देखिए, फाइनल गेम होगा, हर 4 साल में मौका सिर्फ एक बार ही आता है। अगर ये पैकेज 4 दिन 4 रात और 6 टिकट का है, साथ ही विश्व कप फाइनल है, तो फिर ये बड़ी बात है। आराम से विचार किया जाए, ये समझा जाए कि अगर आप न्यूयॉर्क शहर में हैं, विश्व कप का फाइनल मुकाबला है, बड़ा टूर्नामेंट है, एक ऐशो आराम के साथ आप होटल में बैठे हैं, तो ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। तो अगर आपकी जेब न्यूयॉर्क जाकर $1 मिलियन खर्च करने का दम रखती है, तो न्यूयॉर्क शहर का द मार्क होटल आपके इंतजार में है, यानी कि फुटबॉल विश्व कप के फाइनल का मजा एक लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज।